साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को AMRS जनरल इंग्लिश से संबंधित टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, किस टेंस की कौन सी सहायक क्रिया होती है और किस टेंस में मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे, जिससे कि हमारा आने वाला एग्ज़ाम AMRS में जनरल इंग्लिश, जिसमें हमें 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे। और उसमें एक शर्त है कि इस भाग में, क्योंकि ये पार्ट 6 होगा जो कि एक क्वालिफाइंग पार्ट है, और इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से संबंधित 10-10 प्रश्न एक एक अंक के पूछे जाएंगे और 40% मार्क लाना अनिवार्य है, इसलिए इसको हम क्वालिफाइंग पार्ट कहते हैं। इस तरीके से जनरल इंग्लिश में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे और हमको उसमें 40% मार्क लाना अनिवार्य है। तो 10% में 40% में का मतलब है कि 10 में हमें 4 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर हम 4 नंबर नहीं ला पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो हमारे 5 पार्ट और है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, वो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को इस पार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमें हिंदी भी पढ़ना है, समान हिंदी और समान अंग्रेजी को पढ़ना है। तो आज हम समान अंग्रेजी में आपको टेंस से संबंधित क्रिया, सहायक क्रिया के बारे में बताएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं और ये मुख्य रूप से 3 ही होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम लोग भविष्य काल कहते हैं। और इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। एवरी टेंसेज हैव 4 पार्ट्स। इट मीन्स चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन सभी के 4-4 भाग होते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का मतलब कि हम सभी का नाम इसके साथ जोड़ेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल टेंस की जो संख्या है वो 12 है। मुख्य रूप से 3 होते हैं और प्रत्येक के 4-4 भाग होने के कारण 3 चौके 12, कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। और सभी के सहायक क्रियाएं जो हैं अलग अलग होती हैं। मुख्य क्रियाओं का फॉर्म भी सब में अलग अलग होता है। तो पहले हम जान लें कि किस फॉर्म का यूज होता है, कौन सी सहायक क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस टेंस के बारे में हमें जानेंगे कि इसकी सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है और किस सहायक क्रिया का यूज हम किस कर्ता के साथ करते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्ता होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। एक वचन भी कर्ता होता है, बहुवचन भी कर्ता होता है। और क्रिया की किस फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं,
इसकी दो ही सहायक क्रिया है, एक है हमारा डू और दूसरा हमारा डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो ही सहायक क्रिया है, डू और डज, और इनके साथ आने वाली जो क्रिया होगी वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे डू आया रहेगा या डज। अगला सवाल है कि डू का यूज हम किसके साथ करेंगे और डज का यूज हम किसके साथ करेंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम जो है डू का यूज करेंगे। और इन दोनों सहायक क्रियाओं के साथ हमने आपको बताया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज हो गई, और मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद डू और डज का यूज जो है जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा वाक्य जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। सेंटेंस हमारा अगर नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, तभी डू और डज सहायक क्रिया का यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर हमारा टेंस जो है असर्टिव है, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जो है, सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव का वाक्य है और वो अफर्मेटिव में है, तब उसमें डू और डज का यूज नहीं होता है। उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में नियमानुसार यस, ई एस या हम आई ई एस का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है आई टीच यू। दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे है ही टीचेस मी। तीसरा है आई डू नॉट टीच यू। चौथा हमारा है ही डज नॉट टीच मी। पांचवा हमारा है डू आई टीच यू। और छठवां सेंटेंस हमारा है डज ही टीच मी। यहाँ पे हमने टोटल सेंटेंस 6 लिखा है। पहला सेंटेंस हमारा है आई टीच यू, दूसरा ही टीचेस मी, तीसरा है आई डू नॉट टीच यू, चौथा ही डज नॉट टीच मी, पांचवा डू आई टीच यू, और छठा हमारा है डज ही टीच मी। आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हमारा पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, इसमें सहायक क्रिया डू और डज का यूज नहीं किया गया। डू डज का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि हमने आपको बताया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहता है और सेंटेंस हमारा जो है असर्टिव हो, तो उसमें डू और डज का यूज नहीं होता है। डू और डज का यूज तभी होगा सेंटेंस में जब वाक्य हमारा नेगेटिव होगा, तो डू और डज के साथ नॉट भी आएगा, डू नॉट डज नॉट। और जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, कर्ता से पहले डू और डज का यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा सेंटेंस को छोड़कर सभी में सहायक क्रिया डू और डज आया हुआ है। तीसरे में डू है, चौथे में डज है, पांचवें में भी डू है, छठवें में भी हमारा डज है। अगर अब इन चारों की अगर हम बात करें, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें की अगर हम बात करें, और ये पूछा जाए कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, तो अगर हम इसको डू और डज को याद रखेंगे
तो बड़ी आसानी से हम पहचान लेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस भी हम इसी तरीके पहचानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और जब क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तो वह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है। इसको हम यस आर नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में ही सहायक क्रिया आ जाती है उसे हम यस आर नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसका आंसर हम यस आर नो में दे सकते हैं। इस तरीके से पांचवा और छठवां हमारा सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तीसरे और चौथे की अगर हम बात करें तो यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है, लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्म है वो नेगेटिव है। दिया गया सेंटेंस हमारा साधारण वाक्य है जो कि नकारात्मक है। इस तरीके से हम तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें को पहचान लेंगे। अब हम बात करते हैं पहले और दूसरे के बारे में। तो पहले और दूसरे में सहायक क्रिया तो है नहीं, और इसको पहचानने की अगर आप बात करें तो जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहे या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस लगा हो तो आप भी उस टेंस को बताएंगे कि दिया गया हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर टीच है, ये भी वन है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी हमारा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, लेकिन इसमें ईएस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो कर्ता है हमारा वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ अगर हम क्रिया किसी को लिखते हैं तो उस क्रिया में हम नियम अनुसार यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा कर्ता जो है प्लूरल है तो वहाँ पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं सभी सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो इसकी एक ही सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं। तो इसकी एक ही सहायक क्रिया है डिड, और डिड के साथ हमेशा हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन डिड का यूज तभी सेंटेंस में होगा जब वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हमने आपको बताया कि डिड सहायक क्रिया का यूज सेंटेंस में तभी हुआ रहेगा जब वह दिया गया सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और अगर डिड का यूज हमने कर लिया है तो डिड के साथ आने वाली जो क्रिया होगी वो फर्स्ट फॉर्म की होगी। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है तो वहां पर हम क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप सेंटेंस है तो वहां पे हम सहायक क्रिया डिड का यूज करेंगे, और डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और चूंकि सहायक क्रिया एक ही है तो कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ डिड का यूज करेंगे। तो आइए इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम किल्ड रावणा। दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट किल अ स्नैक। तीसरा है डिड ही किल अ स्नैक।
क्वेश्चन मार्क। चौथा हमारा है व्हेन डिड ही किल ए लायन I never told a lie। यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस है राम किल्ड रावणा, दूसरा है डिड नॉट किल ए स्नैक, तीसरा है डिड ही किल ए स्नैक, चौथा सेंटेंस हमारा व्हेन डिड ही किल अ लायन, और पांचवा है आई नेवर टोल्ड अ लाई। इस तरीके से यहाँ पर 5 सेंटेंस हैं। अगर हमें इसको पहचानने की लिए कहा जाए कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप डिड सहायक क्रिया को यूज ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर डिड है, यहाँ पर भी डिड है, इसमें भी है। ये सभी सेंटेंस हमारे दूसरा, तीसरा, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। हमने इसकी पहचान किससे किया? डिड से किया। और हमने आपको बताया कि डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर भी किल है, ए फर्स्ट फॉर्म, ए भी फर्स्ट फॉर्म और ए भी फर्स्ट फॉर्म। सभी क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म में है। और हमने बताया कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, सेंटेंस असर्टिव है लेकिन वाक्य नेगेटिव मूड में है। तीसरा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। चौथा सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और पांचवा, और हम पहले की बात करें तो पांचवा पहला सेंटेंस हमारा राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा। यह टेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो हमने आपको यहाँ लिखा है, बताया है कि क्रिया की सेकंड फॉर्म का भी यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो यह सेंटेंस भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। और पांचवें सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आई नेवर टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोल्ड, ए भी V2 है, क्रिया की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, कभी नहीं वाले वाक्य है। इस तरीके से यह दिया गया सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो तीसरे नंबर पर है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम सहायक क्रिया की बात करें, इसकी सहायक क्रिया 2 है, एक विल है और एक शैल है। और मेन वर्ब की बात करें, मुख्य क्रिया की बात करें, तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। लेकिन सेंटेंस चाहे हमारा अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया का यूज हुआ रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल सहायक क्रिया का यूज हुआ रहेगा, चाहे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव हो, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप हो। और आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए फ्यूचर में हम लोग टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था। वहां पर बीते हुए कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं। इस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। हमने आपको बताया कि वाक्य आपका चाहे जैसा हो, सहायक क्रिया आपको जरूर मिलेगी। एक चीज हम आपको और बताएंगे कि यहाँ पे पर्सन फर्स्ट पर्सन आई और बी
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा आई और बी है, इनके साथ हम फ्यूचर में शैल का यूज करते हैं। शेष सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का यूज किया जाता है। इसका आप विशेष ध्यान देंगे कि आई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे और किसी का नाम आ जाए तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। और इस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है, जैसे आई शैल टीच यू, सेकेंड है यू विल टीच मी, तीसरा है आई शैल नॉट कॉल यू, चौथा सेंटेंस हमारा है यू विल नॉट कॉल मी, पांचवा हमारा है विल राम प्ले टुमारो क्वेश्चन मार्क, छठवां सेंटेंस हमारा है वेयर विल दे कम। यहाँ पे हमने 6 सेंटेंस को लिखा है। पहला है आई शैल टीच यू, दूसरा है यू विल टीच मी, तीसरा है आई शैल नॉट कॉल यू, चौथा सेंटेंस हमारा यू विल नॉट कॉल मी, पांचवा हमारा है विल राम प्ले टुमारो और छठा सेंटेंस हमारा वेयर विल दे कम, वह कहाँ आएंगे। विल राम प्ले टुमारो, क्या राम कल खेलेगा। यू विल नॉट कॉल मी, तुम मुझे नहीं बुलाओगे। आई शैल नॉट कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे। आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये सभी सेंटेंस जो यहाँ पे दिए गए सभी का ये हिंदी है। अब इसे हमें अगर पहचानने के लिए कहा जाए कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है, तो हमने आपको बताया कि विल और शैल को आप ध्यान देंगे और सेंटेंस में आपको कहीं मिल गया कर्ता से पहले या कर्ता के बाद, क्योंकि कर्ता से पहले भी आता है। ये हमारा राम हमारा कर्ता है, कर्ता से पहले भी आता है। दे हमारा कर्ता है, कर्ता से पहले भी आता है। यू हमारा कर्ता है, आई हमारा कर्ता इसके बाद भी आता है। मतलब कि सहायक क्रिया जो होती है वो कर्ता से पहले भी आता है और कर्ता के बाद में भी आता है। तो अगर हमें पहचानने की बात करें तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में आपको विल शैल में से कोई एक जरूर नजर आ रहा होगा, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो चौथे नंबर पर आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, कंटीन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया अगर हम की बात हम करें, हेल्पिंग वर्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी 3 सहायक क्रिया है। एक हमारा इज है, दूसरा एम है और तीसरा आर है। इसमें जो एम सहायक क्रिया है ए प्रोनाउन आई के साथ ही यूज होता है। आई के साथ हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है
बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का यूज करते हैं। तो आई हमारा एक प्रोनाउन है जिसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, और हमारा प्रोनाउन ही सी इट भी हो सकता है। इन सभी कर्ताओं के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज का यूज। और प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा कॉमन नाउन अगर वो प्लूरल में है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। प्रोनाउन हमारा यू आ जाए या बी आ जाए, दे आ जाए, तो उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, एक कॉन्टिन्यूअस शब्द जहां भी लगा है, दूसरे में लगा और चौथे में लगा है, इनमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, या हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है, क्योंकि जितने भी आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब होते हैं उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, या हम उसको कहें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करेंगे। नाम अलग अलग है, मतलब दोनों का एक ही हुआ। अब जैसे पहला एग्जांपल है, आई एम रनिंग। दूसरा है यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। तीसरा है शी इज रिंगिंग द बेल। चौथा है हमारा आई एम नॉट टेलिंग आ लाई। पांचवा सेंटेंस हमारा है आर यू गोइंग। छठवां सेंटेंस हमारा है व्हेन इज शी प्लेइंग। यहाँ पर हमने टोटल 6 सेंटेंस को लिखा है। पहला है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। दूसरा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गा रहे हो। तीसरा है शी इज रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रही है। चौथा है आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और पांचवा सेंटेंस है आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, जो कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका आंसर हम यस आर नो में दे सकते हैं। और छठा सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन इज शी प्लेइंग, वह कब खेल रही है। अब इसको पहचानने के लिए अगर हमें कहा जाए तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी एक का यूज कर्ता के अनुसार किया गया है। जैसे आई के साथ एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यू के साथ आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सी हमारा सिंगुलर इसलिए इज लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चौथा हमारा आई है कर्ता, यहाँ पे प्रोनाउन आई, इसके साथ एम लगा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पांचवा हमारा जो है यू के अनुसार आर लगा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टेंस की बात अगर हम करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और छठा सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पर कर्ता के अनुसार इज लगा है, या भी टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आप देख रहे होंगे जितने को भी हमने सर्कल किया है यहाँ पर आपको लिखा गया है कि इज एम आर सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना भी आसान है। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।
पांचवा टेंस हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, इसकी सहायक क्रिया दो सहायक क्रिया है, एक वाज है और एक वर है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की दो सहायक क्रिया वाज और वर। और यहां पर आई के साथ वाज का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वाज लगता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल है तो आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की दो ही सहायक क्रिया है, वाज और वर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तीन सहायक क्रिया थी, इज, एम, आर। बट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की केवल दो ही सहायक क्रिया वाज और वर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करना है। आई के साथ भी वाज लगेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आई प्रोनाउन के साथ भी वाज का ही यूज होता है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं हम लोग। हमने आपको बताया कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो 2 नंबर में हो चाहे 4 नंबर वाले में हो, सभी में हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थे। अब अगर हम यहाँ पर एम को हटा के वाश कर दें, आर को हटा के वेयर कर दें, इसको हटा के वाश कर दें, एम को हटा के वाश कर दें, आर को हटा के वेयर कर दें और इसको हटा के वाश कर दें। अब हमारा जो सेंटेंस पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, वह सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। क्योंकि हमने क्या किया कि जो कर्ता यहाँ पे दिया गया था, चाहे वो कर्ता हमारा नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी हो, हमने जो सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दिया था, उसके स्थान पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर का यूज कर दिया। आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। यू वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गा रहे थे। शी वाज रिंगिंग द बेल, वह एक घंटी बजा रही थी। आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वेयर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। और छठा सेंटेंस हमारा व्हेन वाज शी प्लेइंग, वह कब खेल रही थी। तो आप देख रहे हैं कि सभी कर्ताओं में, सभी सेंटेंस में कर्ता के अनुसार वाज या वेयर का यूज किया गया है। दूसरे में बेयर, तीसरे में वाज, चौथे में भी वाज, पांचवें में बेयर और छठवें में वाज। तो अगर आप वाज और वेयर कर्ता के अनुसार देख रहे हैं तो दिया गया सेंटेंस आप बड़ी इजीली पहचान लेंगे कि वाक्य दिया गया जो हमारा है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो छठे नंबर पर आता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया की अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, इसकी दो सहायक क्रिया है, विल बी और शैल बी। जो नियम फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ था वही नियम यहाँ पर भी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल बी का यूज करेंगे और सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। मेन वर्ब की बात करें, मुख्य क्रिया, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करके उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही विल बी सिंगिंग, वह गा रहा होगा। सेकंड है, आई शैल नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तीसरा सेंटेंस है, विल श्याम कॉलिंग यू, क्या श्याम तुम्हें बुला रहा होगा।
और चौथा सेंटेंस है व्हेन विल ही बी रनिंग। बी रनिंग तीसरे सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में भी बी रहेगा, यहाँ पे हम बी लगाएंगे। इसमें भी श्याम के बाद बी लगेगा। यहाँ पे हमने टोटल 4 सेंटेंस को लिखा है। पहला ही विल बी सिंगिंग, दूसरा है आई शैल नॉट बी टीचिंग यू, तीसरा है विल श्याम बी कॉलिंग यू क्वेश्चन मार्क, और चौथा सेंटेंस हमारा व्हेन विल ही बी रनिंग। यहाँ पर टोटल 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। अगर हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पहचानना है या दिए गए सेंटेंस को पहचानना है तो आप विल के साथ देखें बी लगा है, शैल के साथ भी बी लगा है, चूंकि वाग नेगेटिव है तो बी से पहले नॉट लगाया जाता है, तो शैल नॉट बी है तो शैल बी का यूज किया गया है। इसी तरीके से फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप हो तो विल शैल कर्ता से पहले आता है और जो बी होता है उसके साथ लगा हुआ रहता है वो कर्ता के बाद आता है, जैसे यहाँ पर बी आया और चौथे में भी बी आया है। तो आप देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में शैल बी विल बी का यूज किया गया है, प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, सिंगिंग, टीचिंग, कॉलिंग और रनिंग। इस तरीके से दिया गया सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब इसका 2 होता है, एक होता है हैज, दूसरा होता है हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं या इसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा, और चाहे हैज हो या हैव हो इन दोनों के साथ V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमको। इसके एग्जाम्पल है आई हैव bought a book। सेकेंड है she has not taught me। तीसरा हमारा है have you called me। चौथा है how has Ram written this poem। यहाँ पे टोटल 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला है आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा है या मैं एक किताब खरीद चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस है शी हैड नॉट टॉट मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया है या वह मुझे नहीं पढ़ा चुकी है। तीसरा सेंटेंस है हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है क्या, अथवा क्या तुम मुझे बुला चुके हो। और चौथा सेंटेंस है हाउ हैज राम रिटन दिस पोएम, राम इस कविता को किस तरीके से लिख चुका है। इन सभी सेंटेंस का हिंदी है ये। अब हमें सेंटेंस को पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का किस पार्ट का है, कोई इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 सहायक क्रिया होती है हैज और हैव,
और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आप देख रहे हैं सभी कर्ताओं के साथ कर्ता के बाद भी सहायक क्रिया आया हुआ है और कर्ता के पहले भी आया है। हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पे सहायक क्रिया हमारा कर्ता से पहले आता है। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो वहाँ पे कर्ता के बाद आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर भी हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आप देख रहे हैं सभी में V3 लगा हुआ है, बाट, टाट, कार्ड और रिटेन, ये सब V3 है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं नाम पर, यहाँ पर नंबरिंग हमारा ये हो जाएगा 8वां, नाम हमने यहाँ पर दे दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, इसकी एक ही सहायक क्रिया होती है हैड। कर्ता चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक सहायक क्रिया होती है हैड, और हमने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड लगेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया था जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, अगर हम यहाँ पर हैज और हैव को हटा दें, हैज और हैव को हटा दें और इसके स्थान पर हम हैड लिख दें, हैड, 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 हैड। अब आप देख रहे हैं हमने हैज और हैव को हटा दिया और उसको हटाकर उसके स्थान पर हमने केवल एक सहायक क्रिया लिखा है हैड, और हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब हमें दिए गए सेंटेंस की पहचान करना है। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता के बाद या कर्ता से पहले एक सहायक क्रिया आया हुआ है जो कि हैड है, और हैड के साथ भी क्रिया की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए इसको भी हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या सहायक क्रिया होती है, यहाँ पे हम ये 9 नंबर पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव का यूज करना है, जैसा कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बता दिया गया था कि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ करते हैं, से सभी कर्ताओं के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ बिल का यूज करते हैं। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिल हैव शैल हैव का यूज होता है। मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो V3 इसमें भी लगता है क्योंकि परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से सभी कर्ताओं के साथ आपको V3 का यूज करना है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल। सहायक क्रिया आपको विल हैव सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और शैल हैव का यूज हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ करते हैं। कहीं कहीं पे सहायक क्रिया को पलट भी दिया जाता है, जब सेंटेंस में अनिवार्यता बाध्यता दृढ़ता पाया जाता है तो वहाँ पे हम आई बी के साथ विल हैव का यूज कर देते हैं, से सभी कर्ताओं के साथ शैल हैव का यूज कर देते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर वाक्य में बाध्यता है अनिवार्यता है दृढ़ता है तो वहाँ पे हम आई बी के साथ शैल, अब चाहे वो शैल हो सकता है इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो शैल भी हो जाएगा, परफेक्ट रहेगा तो शैल हैव हो जाएगा। इस तरीके से हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देते हैं। अब हम सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, उसके बाद इसको पहचानने का प्रयास करेंगे कि देखें हम इसको पहचान लेते हैं कि नहीं। पहला सेंटेंस हमारा है I shall have called you
टुमारो। पहला सेंटेंस है आई शैल हैव कॉल्ड यू टुमारो, मैं कल तुम्हें बुला चुका रहूंगा। दूसरा सेंटेंस है यू विल हैव रेड दिस पोएम। तीसरा है वी शैल नॉट हैव वन द रेस। और चौथा सेंटेंस है शैल आई हैव टॉट यू। और पांचवा हमारा है व्हाट विल दे हैव बट टुमारो। यहाँ पे हमने टोटल 5 सेंटेंस को लिखा है। पहला है आई शैल हैव कॉल्ड यू टुमारो। सेकंड यू विल हैव रेड दिस पोएम। तीसरा है वी शैल नॉट हैव वन द रेस। चौथा हमारा शैल आई हैव टॉट यू। और पांचवा है व्हाट विल दे हैव बट टुमारो। आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में आपको शैल हैव विल हैव दोनों मिल जाएगा। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो शैल हैव विल हैव साथ में मिलेगा। जैसे यहाँ पर शैल हैव है, दूसरे में विल हैव है। लेकिन अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो दोनों के बीच में नॉट आएगा। शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव में से कोई एक होगा। जैसे यहाँ पे नॉट बीच में आया है। और इसी तरीके से अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, एक सहायक क्रिया आपको शैल या विल कर्ता से पहले मिलेगा। जैसे यहाँ पर शैल है, कर्ता हमारा आई है, इसके पहले है। यहाँ पे कर्ता हमारा दे, इसके पहले विल है। और हैव जो है वो कर्ता के बाद में मिलेगा। जैसे यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैव है। तो आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में विल हैव शैल हैव का यूज किया गया है, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इस तरीके से हम कहेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब हम बात करेंगे 10वें नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसकी दो सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, या इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नियम हमारा वही है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव बीन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और इसमें दो समय दिया रहता है।
एक होता हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई भी हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। एक होता हमारा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। इस तरीके से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें काम के होने का समय भी दिया रहता है, और वह समय दो तरीके का हो सकता है, एक निश्चित समय हो सकता है, एक अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, आई हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, she has not been reading her book for 2 days। तीसरा सेंटेंस है, have you been working in the field since 2 o'clock? क्वेश्चन मार्क। चौथा सेंटेंस हमारा है, what has he been singing a song for an hour? यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित कुल 4 वाक्य लिखे हैं। पहला हमारा, आई हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सेकेंड है, शी हैज नॉट बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 days। तीसरा है हमारा, हैव यू बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। और चौथा हमारा है, व्हाट हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। अगर हमें पहचानना है तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है, याद रखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की 2 सहायक क्रिया हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैज बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। बड़ी आसानी से इसको हम पहचान लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हैज बीन है, पहले सेंटेंस में हैज बीन है, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरे में आप देखेंगे हैज बीन है, चूंकि इसमें नॉट है तो जब वाक्य नेगेटिव होता है तो दोनों के बीच में नॉट आता है। इसी तरीके से हैज नॉट बीन आया हुआ है, यह भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तीसरा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में दोनों में अगर सिंगुलर है तो हैज पहले लिखा जाएगा बीन कर्ता के बाद, प्लूरल कर्ता हमारा है तो हैव पहले लिखा जाएगा बीन कर्ता के बाद। यहाँ पे हैव पहले है, फिर एक कर्ता है, फिर बीन। इस तरीके से हैव और बीन दोनों है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चौथा हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे हैज है, फिर एक कर्ता है, उसके बाद यहाँ पर बीन है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं सभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको हमेशा इसको याद रखना है, हैज बीन और हैव बीन को। और यह भी याद रखना है कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो नॉट जो है दोनों के बीच में आएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो कर्ता बीच में आएगा, चाहे वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उसमें भी कर्ता बीच में आएगा, एक सहायक क्रिया कर्ता से पहले। उसके बाद जो बीन हमारा है वो भी कर्ता के बाद में आएगा। और ये आप ध्यान रखिए, बीन भी हमारा जो है
फार्मा बी का एक रूप है, इसलिए फार्मा बी जो हमारा होता है इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग बीन, उस सभी क्रियाओं के साथ हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाते हैं। इसी बीन के कारण ही हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अगर इसमें बीन न लगा होता तो हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो हम हैज और हैव के साथ, जैसे आपको परफेक्ट टेंस में बताया गया था कि क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते, तो हम यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते, लेकिन यहाँ पर हैज बीन है, तो बीन के कारण ही हम वहाँ पे आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। अब 11वें नंबर पे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट था यहाँ पे हमने पास्ट कर दिया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है, जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की एक सहायक क्रिया होती है हैड, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया एक होती है हैड बीन। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी एनजी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीन लगा है, और सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का ही यूज करना है हमको, क्योंकि जब एक ही सहायक क्रिया है तो कर्ता हमारा चाहे एक वचन का हो या बहुवचन, सभी के साथ हमें हैड बीन का ही यूज करना है। और इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का यूज करते हैं। अब जहां पर भी हैज या हैव है, उसको अगर हम काट कर वहां पे हैड कर दें, तो दिया गया सेंटेंस हमारा सब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हैव है, हमने इसको हटा के यहाँ पे मान लीजिए हैड कर दिया, यहाँ पे हैज है तो यहाँ पर भी हमने एच ए डी हैड कर दिया, यहाँ हैव है यहाँ पर एच ए डी हैड कर दिया, यहाँ पर हैज है यहाँ पे हम एच ए डी हैड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हैज और हैव था, उसको हटा के हमने उसके स्थान पर हैड का यूज कर दिया। बीन ऑलरेडी लगा हुआ था, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स थे, तो हमने उसमें केवल हैज और हैव को हटा के वहां पे केवल हैड कर दिया, और सभी सेंटेंस हमारे अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आप हैड बीन को याद रखें, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो दिया गया सेंटेंस आप बड़ी इजीली बता ले जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य ये दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारा 12वें नंबर पे आता है और ये लास्ट है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि टेंस मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए टोटल हमारी संख्या होती है वो 12 की होती है। हम 12वें नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा 12वां है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी 2 सहायक क्रिया है। पहली सहायक क्रिया है विल हैव बीन, और दूसरी हमारी है शैल हैव बीन। 2 सहायक क्रिया हो गई। इसमें भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से नहीं मतलब है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई बी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव बीन का यूज करते हैं। शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अगर कर्ता हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नाम भी हमारा थर्ड पर्सन में ही आता है, तो अगर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ हम लोग विल हैव बीन का यूज करते हैं। और इसमें भी काम होने का समय दिया रहता है, निश्चित भी होता है अनिश्चित भी होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फार का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, सन 2001 से, सन 2022 से, इस तरीके से अगर आता है तो वो तो देखने में लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए हमें सिंस का यूज करना है उसके पहले। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है,
इसलिए हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। से के अर्थ में हम सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज करते हैं। ये बातें आपको लूसेंट की किताब में मिल जाएगी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए जैसे सभी में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम फार का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम यूज करेंगे फार का, लेकिन सिंस का यूज इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, इसलिए से के अर्थ में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखने जा रहे हैं और उसको पहचानते हैं, पहचानने का हम प्रयास करेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। पहला हमारा है You will have been calling him from Monday। मंडे हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम का यूज किया गया है, सिंस का यूज नहीं किया गया। अब दिया गया सेंटेंस को अगर हमें पहचानना है कि किस टेंस में है तो आप सहायक क्रिया पे ध्यान देंगे। विल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरा सेंटेंस हमारा है आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। यह दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर शैल भी है, हैव भी है और बीन भी है। और चूंकि वाक हमारा नेगेटिव है, तो जब वाक नेगेटिव होगा तो अगर बिल है बीन के साथ में यूज करना है नॉट का, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे बिल के बाद। अगर शैल है बीन के साथ यूज करना है नॉट का, तो हम यहाँ पर शैल के बाद। कहने मतलब जो पहली सहायक क्रिया हमारी है, क्योंकि इसमें 3 को मिक्स करके एक सहायक क्रिया बनाया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो यहाँ पर हम जो है नॉट का यूज करेंगे। और इसी तरीके से अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हम केवल एक ही सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखेंगे, चाहे वो शैल आए या बिल। उसके बाद है बिन जो कॉमन है दोनों में, इसका यूज हम कर्ता के बाद करते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस है हमारा विल दे हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम 2 o'clock। अगला सेंटेंस हमारा है विल दे हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम 2 o'clock। आप देख रहे हैं कि 2 बजे यह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का यूज करते हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सिंस का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है। अगर हम इसको पहचानने की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल है बीन, बिल भी है और है बीन भी है। तो यह दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। हमने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो केवल एक ही सहायक क्रिया कर्ता से पहले आएगा। जैसे यहाँ पर बिल दे से पहले आया, दे हमारा सब्जेक्ट है, और है बीन जो है हमने दे के बाद यूज किया है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अक्सर यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं और गलती हो भी जाती है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगला सेंटेंस हमारा है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का, व्हेन विल यू हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 days। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अगला सेंटेंस हमारा है व्हेन विल यू हैव बीन टीचिंग, TEACHING टीचिंग हिम फॉर 4 days। यह सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर विल लगा हुआ है और यहाँ पर करता है हमारा यू, इसके बाद है बीन है। तो दिया गया सेंटेंस हमारा जो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है।
अब हम आपको बताएंगे कि दो टेंस हमारे ऐसे हैं जिनके वाक्य को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो मुश्किल वो दूर हो जाएगी। जैसे शी लाइक्स टू प्ले दे वर्कड हार्ड। तीसरा हमारा है यू राइट अ पोएम। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस को लिखा है। पहला है सी लाइक्स टू प्ले, दूसरा है दे वर्कड हार्ड और तीसरा है यू राइट अ पोएम। सी लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करती। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तीसरा यू राइट अ पोएम, तुम एक कविता लिखते हो। अब हमको इस सेंटेंस को पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। तो पहले आप देखो कहीं पर कोई सहायक क्रिया दिखाई पड़े कि नहीं, क्योंकि जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं आप उसको देखिए कि इसमें कोई आपको मिला कि नहीं। डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, कोई भी सहायक क्रिया अगर आपको नजर नहीं आती है तो आप केवल दो टेंस पे ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर कभी भी आपको सेंटेंस को पहचानने के लिए दिया जाए कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है और आपको कोई भी सहायक क्रिया नजर ना आए, तो आप केवल दो टेंस पे ध्यान देंगे। या तो दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का होगा। क्योंकि टोटल 12 होते हैं तो 12 में आप 2 को निकाल दीजिए तो आपके बचे 10। इन 10 पे हमें ध्यान नहीं देना है, केवल आपको दो टेंस पे ध्यान देना है। या तो वह दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा टेंस नहीं हो सकता है। और हम कैसे जानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट? तो आपको इसके लिए क्रिया की जितनी भी फॉर्म होती हैं उनको आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा है। जब आपको यह याद रहेगा, जब आप इसको याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तभी होगा जब क्रिया की सेकंड फॉर्म हो। अगर सेंटेंस में कहीं कोई सहायक क्रिया नहीं है तो आप क्रिया पे ध्यान देंगे। जैसे पहला हमारा लाइक्स है, ये हमारा वर्ब है। दूसरा वर्कड है, ये भी हमारा वर्ब है। तीसरा हमारा राइट है, यह भी हमारा वर्ब है। तो हमने आपको बताया कि पहले आप देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, तो कैसे पर देखेंगे? आप देखेंगे कि वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। कहने मतलब सेकंड जो हमने यहाँ पे लिखा है यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर V2 लगा है। V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वह फिर जो है हमारा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर उसमें नियम के अनुसार यस, ईएस या आईएस लगा रहेगा। तो जैसे यहाँ पर लाइक्स है तो यहाँ पर केवल यस ऐड किया गया है। तो दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं कह सकते हैं। इस तरीके से जो पहला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा देखिए आप राइट लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म में इसमें यस, ई एस या आई एस नहीं लगा है। उसका कारण है कि हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया लगती है। बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग हमेशा बहुवचन वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए भी एक नियम है हमारा ग्रामर का, जो नियम है, एक नियम है यस यस और पी। यस यस का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अब पी का मतलब है अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो जो क्रिया की बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, उसका सिंगुलर बनाने के लिए हम
एस ई एस या आई ई एस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सी है तो सी हमारा यस है, सिंगुलर, यस मतलब सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे लाइक लिख दें तो ये हमारा प्लूरल है, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए कर्ता हमारा सिंगुलर है तो हम क्रिया को भी सिंगुलर बना दिए, अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे यस लगा दें तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पी पी का नियम है। तो पी पी मतलब हो गया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और यहाँ पे यस लगा है, इसका मतलब कि हमारी जो क्रिया है राइट सिंगुलर है, तो यहाँ हमें यस का यूज नहीं करना है। तो ए भी प्लूरल हमारा हो गया और ए भी प्लूरल हो गया, दोनों प्लूरल हो गए, तो सेंटेंस हमारा सही है। इस तरीके से यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, ये जो तीसरे नंबर पे है परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण। इसमें हमेशा हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट या फ्यूचर, वो परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हमेशा हम प्रेजेंट क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस को देखें, जिसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है, चाहे वो अकेला कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस आया हो, इन दोनों के साथ V1 प्लस ING, इसके साथ भी V1 प्लस ING का यूज होगा। इस तरीके से ये तीन तो कंफर्म हो गया हमारा। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम V1 प्लस ING का यूज करेंगे, और चाहे इसको हम कह लें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो तीसरे नंबर पे है परफेक्ट टेंस, वो उसके साथ हम V3 का यूज करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इंडेफिनिट टेंस के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर डू डज के साथ आता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर डिड के साथ क्रिया आती है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और अगर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के यूज नहीं किया गया है, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक वचन करता रहेगा तो क्रिया एक वचन की रहेगी, बहुवचन रहेगा तो क्रिया बहुवचन की होगी, लेकिन फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म ही होगा दोनों। और फ्यूचर में अगर आता है इंडेफिनिट में तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मतलब कि अगर राउंड फिगर देखा जाए तो V1 का यूज इंडेफिनिट टेंस में होता है, और V2 का यूज जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, वो भी सेंटेंस जब हमारा अफर्मेटिव या फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है तो V2, और नहीं तो अगर नेगेटिव होता है तो डिड नॉट के साथ V1 का यूज करते हैं। इस तरीके से हम क्रिया को पहचानते हैं। अब सेंटेंस हमारा जो है, जैसे I did not like him, दूसरा है you do not like him, तीसरा हमारा है she does not like me। अब आप देख रहे हैं पहले सेंटेंस में डिड नॉट है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा डू डज हमने आपको बताया, तो डू डज आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरीके से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद।